हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम करने वाले हैं हिंदी प्लस इंग्लिश के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये है हमारी क्लासेस का टाइम टेबल। तो मंडे को हमारा जनरल पेपर रहता है जिसमें 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन आईसीटी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश प्लस हिंदी के होते हैं। अगर ट्यूसडे की बात करें तो हमारा स्पेसिफिक होता है जिसमें हॉस्टल वार्डन प्लस एक्ट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फिर साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस पैडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। अगर वेडनेसडे और थर्सडे की बात करी जाए तो आपके सजेशंस होते हैं जो कि हम कर चुके हैं। जितने भी आपके सजेशंस होते हैं आप कमेंट में सजेस्ट करते हो या फिर आप ग्रुप में सजेस्ट करते हो कौन सा टॉपिक पढ़ना है, थ्योरी एमसीक्यू जो भी पढ़ना है। तो 2 दिन आपके सजेशंस रहते हैं। अगर फ्राइडे की बात करें तो लैंग्वेज हमारा रहता है। आज हम लैंग्वेज ही करने वाले हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश के मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं और रीजनल हिंदी के क्वेश्चन हमने कल कर लिए हैं। तो अनसन पैसेज और हिंदी के अपठित गद्यांश दोनों साथ में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को। देखो भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, संभावना है पूरी। तो मैं आज क्या करने वाली हूँ, आपको ना एक टॉपिक पढ़ाऊँगी क्वेश्चंस के साथ में ही। क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस, साथ में एक पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो मैं बाद में ही बताऊँगी, अभी तो नहीं है ना। तो अभी ट्रेलर दिया है कि हाँ हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन पूरी फिल्म तो हम बाद में ही देखेंगे ना। वीडियो के अंत में ही पता चल लगेगा कि हमें पढ़ना क्या है, हमारा टॉपिक क्या है एक्चुअली। तो चलिए, पिछली बार हमने प्रपोजिशंस वाला टॉपिक पढ़ा था, आज हम देखते हैं हिंदी का कोई टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे वाला। तो चलिए, खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है आविष्कार, ओज, सोच, इनमें से कोई भी नहीं। तो बता दीजिए, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो सबको पता दिख भी रहा है यहाँ पे जो है आविष्कार लिखा हुआ है जो कि खोज का पर्यायवाची शब्द है ना। सोच और ओज ये तो बहुत ही अलग वर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि मधुकर शब्द का डैश पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मधुकर का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो बताना है। तो भौरा है, शहद बेचने वाला है, भ्रमर है, भृंग है। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका शहद बेचने वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मधुकर जो है उसका भौरा है, भ्रमर है, भृंग है, ये तीनों ही इसके पर्यायवाची होते हैं। तो एक बी ऑप्शन है जो शहद बेचने वाला, वो इसका पर्यायवाची नहीं होता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हेमा मालिनी एक सफल नटी है, वह नृत्य भी करती है, वाक्य में सर्वनाम है। हेमा मालिनी, सफल, एक, वह। बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट रहने वाला है। तो हेमा मालिनी, सफल, एक, वह, तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वह करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सर्वनाम है वो वह है। सर्वनाम यूज़ क्यों किए जाते हैं, ताकि जो संज्ञा है उनकी रिपीटेशन को रोका जा सके, है ना। वैसे तो हम सर्वनाम का टॉपिक पढ़ चुके हैं एक बार क्वेश्चंस करते टाइम ही, तो लेकिन अब फिर देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जो हम पढ़ चुके हैं ना। आगे पढ़ने से पहले जब हमें पिछला ही नहीं पता होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे आपका टॉपिक है नहीं, ये सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन जो रीजनल हिंदी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सर्वनाम जो है मेनली जो संख्या होती है सर्वनाम की वो 11 होती है। अगर प्रकार की बात करें तो वो 6 होते हैं। यहाँ पर आपका पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है और निजवाचक सर्वनाम होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शेर दहाड़ता है, यह वाक्य डैश क्रिया के लिए का उदाहरण है। यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका रीजनल हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो शेर दहाड़ता है, यह वाक्य डैश क्रिया के लिए उदाहरण है। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट रहने वाला है वो आपका अकर्मक रहने वाला है, क्योंकि शेर दहाड़ता है, क्या दहाड़ता है, कौन दहाड़ता है। तो यहाँ पर शेर ही आएगा। अगर आंसर आप करोगे तो क्या, क्यों करके आप सवाल जवाब करोगे तो यहाँ पर शेर ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रिया तो है ही नहीं,
कर्म तो है ही नहीं कोई। जो क्रिया का फल है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, वो कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। जब क्रिया का फल कर्ता के ऊपर पड़ता है तो वो हमारा अकर्मक होता है, और जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो वो हमारा सकर्मक होता है। ठीक है, अब इस क्रिया का थोड़ा सा टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। अगर मैं बात करूं, जो ये क्रिया है, कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है ना, ये दो टाइप की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अगर बात करूं अकर्मक की, तो अकर्मक जो है उसके आगे 3 पार्ट्स होते हैं। अवस्था बोधक अकर्मक होता है, और गत्यार्थ बोधक होता है, और आपका अपूर्ण अकर्मक होता है। अगर अवस्था बोधक अकर्मक की बात करें तो वहाँ पर आपका अवस्था का बोध होता है, किसी स्टेट का बोध होता है। जिसकी राधा सो रही है, भाई क्या कर रही है, सो रही है, ये तो हमें पता है अकर्मक है, लेकिन कौन सा अकर्मक है, अवस्था बोधक है, गत्यार्थ है या अपूर्ण है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो आपका अवस्था बोधक होगा। जब आप एक स्टेट का बोध कराते हो, एक अवस्था का बोध कराते हो। अगर गत्यार्थ अकर्मक की बात करें तो वहाँ पर गति का बोध होता है, जैसे कि पक्षी जो है वो आसमान में उड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, आपका जो कर्ता है, जो करने वाला है, वो क्या है, उसमें मूवमेंट हो रही है। अगर अपूर्ण अकर्मक की बात करें तो वहाँ पर ना तो आपका सकर्मक होता है, ना ही अकर्मक होता है। अगर इसी तरह से जो सकर्मक होता है, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका एक कर्मक होता है, एक आपका द्विकर्मक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि ये आपसे क्रिया वाला टॉपिक ना पूछा जाए, और इसमें जो सकर्मक अकर्मक है ये तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। अगर सकर्मक की बात करें तो 2 टाइप्स में बांटा जाता है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जो है, एक कर्मक जो होता है इसमें क्या होता है, एक ही कर्म होता है। अगर द्विकर्मक की बात करें तो इसमें 2 कर्म होती हैं, ऐसा पूछा जाता है कितने कर्म हैं। अब द्विकर्मक की पहचान क्या होती है, इसमें आपकी विभक्ति होती है बीच में। फॉर एग्जांपल जैसे कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है, यहाँ पर बच्चे और दूध के बीच में एक विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, को विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को यहाँ पे विभक्ति है। अगर जैसे कि बच्चे, यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर आपका दूध है, ठीक है, बच्चे को दूध पिलाती है। तो ये जो सबसे पहले वाला होता है ना, को मतलब विभक्ति से जो पहले वाला कर्म होता है, जैसे कि बच्चा है यहाँ पर, तो ये आपका कौन सा कर्म होगा, ये आपका गौण कर्म होता है जो सजीव होता है। और जो आपका पीछे वाला ये दूध होता है जो मतलब कि वो प्रधान होगा, जिसको हम निर्जीव भी बोलेंगे। ठीक है, निर्जीव मतलब कि जो निर्जीव होगा, और जो सजीव होगा, जो सजीव है वो आपका गौण कर्म होगा। ठीक है, और जो प्रधान कर्म है वो आपका निर्जीव होगा। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि भानु प्लस उदय का संधि रूप होता है। भानु प्लस उदय का संधि रूप है भानुदय, 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 भानुदय। बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर बता दीजिए कौन सी संधि है, वो आपकी दीर्घ संधि है। पढ़ भी चुके हैं हम अच्छे से, जहाँ पर बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ होता है, वहाँ पर आपकी दीर्घ संधि हो जाती है। तो अगर अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा शब्द खेद शब्द का विलोम नहीं है। खेद क्या होता है भाई, दुख होता है, तो इसका विलोम नहीं है। कहने का मतलब हमें इसका सिनोनिम बताना है। फिर जब हमें विलोम नहीं है तो इसका सिनोनिम बता दो। यहाँ पे हर्ष है, खुशी है, प्रसन्नता है, ये तीनों के तीनों क्या हो गए, ये इसके विलोम शब्द है ना। तो यहाँ पर जो दुख है वो करेक्ट हो जाएगा। खेद क्या होता है भाई, मुझे बहुत दुख है, मुझे खेद है। चलिए अगर अगला क्वेश्चन देखें तो कहते हैं कि ग्रह शब्द का तद्भव रूप है। तो तद्भव क्या, ये भी आपका रीजनल हिंदी में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ग्रह शब्द का तद्भव पूछे तो तद्भव क्या होता है, यहाँ पर जो तत्सम शब्द होता है वो डायरेक्ट संस्कृत से उठा के यूज़ कर ले जाते हैं हिंदी में। और तद्भव क्या होता है, थोड़े बहुत मॉडिफाई करके, संस्कृत के शब्द जब थोड़े बहुत मॉडिफाई करके हम यूज़ करते हैं वो तद्भव हो जाता है। तो ग्रह शब्द का तद्भव रूप है वो आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है जो ग्रह है, आजकल हम क्या बोलते हैं, ग्रह तो नहीं बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं। तो यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दूरदर्शी शब्द का अर्थ है, तो दूरदर्शी शब्द का अर्थ है तो बता दीजिए यहाँ पे क्या करेक्ट होगा। जिसको दूर का नहीं दिखता, जिसे दूर जाने से दिखता हो,
जिसमें दूर की बात सोच लेने की सूझ हो, जिससे सिर्फ पास का देखा जाए। तो यहाँ पे पहले तो यही देख लो कि इनमें कौन से ऑप्शन में सेंस दे रहा है, कौन सा ऑप्शन सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे जो अच्छा बल्ला चंगा आंसर है वो आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूरदर्शी, जैसे दूर की बात सोचने की सूझ हो, जो दूर की बात सोचता हो, दूरदर्शी उसको बोलते हैं ना। दूरदर्शी, दूरबीन लगा के आप क्या देखते हो, दूर का ही तो देखते हो, ऐसा ही सेम आपका दूरदर्शी है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो दुर्गम का अर्थ क्या होता है। दुर्गम शब्द का अर्थ है जहाँ जाना कठिन हो, दुर्ग पर जाना, दूर का गम, दूसरों के लिए गम। तो बताओ यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, दुर्गम। बताओ यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, जहाँ जाना कठिन हो वो होता है दुर्गम, है ना। आप कहते हो ना कि वो जगह तो बड़ी ही दुर्गम है ना, बहुत ही कठिन है उस जगह पे जाना। तो आप कहते हैं कि अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है, आपके सिलेबस में अच्छे से मेंशन कर रखे हैं मुहावरे। तो अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है शत्रु, बेवकूफ़, दुष्ट, होशियार। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा, अकल का दुश्मन तो आपका शत्रु है, बेवकूफ़ है, दुष्ट है, होशियार है। तो बताओ यहाँ पे, तो अकल का दुश्मन यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेवकूफ़ हो जाएगा, है ना। अकल का दुश्मन, भाई अकल का दुश्मन क्या होता है, भाई अकल से दुश्मनी है उसको, अकल तो उसके पास है ही नहीं, है ना। तो अकल जिसके पास नहीं है वो क्या होता है, बेवकूफ़ी होता है ना। तो आपके पास तो भरपूर मात्रा में अकल है ना, तो इसलिए आप समझदार हो। तो चलिए यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें अगले प्यारे से क्वेश्चन की, ये संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो संधि का बहुत अच्छा ट्रिक मैंने आपको बता रखा है। तो बताएं यहाँ पे गलत किसी का नहीं होना चाहिए। मैचिंग करनी है आपको, मैचिंग कर दो आप। परमाणु आपकी गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, दिनेश है, यद्यपि है, सदैव है। यहाँ पे क्या आपका करेक्ट होगा बताइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें परमाणु की, परमाणु आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को आ वाली साउंड दिख रही है, परमाणु। और मैंने बताया था जहाँ पर भी आ दिखे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, वहाँ पे दिखे, वहाँ पर आपको क्या कर देना, वहाँ पे दीर्घ संधि कर देने। तो यहाँ पे कर दो भी, कर दोगे कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे आपका भी हो जाएगा। अगर बात करूँ, एक मिनट रुको, हाँ अब देखो यहाँ पे आपका परमाणु आपका जो है वो दीर्घ हो जाएगा। और दिन प्लस ईस की बात करूँ, दिनेश की बात करूँ, तो यहाँ पर एक मात्रा लगी हुई है। तो कर दो, क्या कर दोगे आप, कर दोगे यहाँ पर गुण संधि। और यहाँ पे दो मात्रा लगी हुई है तो आप कर दोगे वृद्धि, होगी है ना, बढ़ गई है मात्रा, दो हो गई है तो वृद्धि संधि। और बात करूँ यदि प्लस अपि, यद्यपि, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अच्छे से, यहाँ पे आपका यण संधि हो जाएगा। तो ये वाली आपकी बन रही है भाई, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ये वाला देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे आप मिला सकते हो। यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन में दे रखा है, देखो यहाँ पे ए का परमाणु जो है ए का 2 दे रखा है यहाँ पे। दिनेश जो है वो 1 दे रखा है। और यदि प्लस अपि, यद्यपि जो है गुण संधि है। और सदैव जो है वो आपका वृद्धि संधि है। यहाँ पर बी ऑप्शन में ये करेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अब इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कहता है कि एथलेटिक्स डैश क्वाइट पॉपुलर अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं आपके सिलेबस में। तो बताएं यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। देखो पहले तो आपको ये देखना है कि जो ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है या पास्ट का, क्योंकि यहाँ पर जो है इज़ और आर क्या है, इज़ और आर प्रेजेंट के हैं और वाज और वर किसके, ये आपके पास्ट के हैं, है ना। तो यहाँ पर इज़ की बात करें सिंगुलर है, आर की बात करें प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये आपका वाज सिंगुलर है। तो यहाँ पर आप देख लो, आपको पता लग गया कि एथलेटिक्स डैश क्वाइट पॉपुलर अमॉन्ग स्टूडेंट्स। आपको पता लग गया सेंटेंस को पढ़ने के बाद कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो जी आपका प्रेजेंट का है। तो ठीक, आप श्योर हो गए कि ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अब आपको देखना क्या है, इज़ और आर में से एथलेटिक्स जो है डैश क्वाइट पॉपुलर। अब यहाँ पर आप ये देखो कि ये जो एथलेटिक्स है वो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है
है ना। अब आपको पता है जो एथलेटिक्स जब एक मतलब कि एज अ गेम यूज़ किया जाता है, स्पोर्ट्स एज जब यूज़ किया जाता है एथलेटिक्स को, तो वो आपका सिंगुलर बन जाता है। एज कई केसेस में जो है एथलेटिक्स जो है वो प्लूरल भी होता है ना, जब एज अ स्पोर्ट पर्सन की बात करते हैं तब। तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एथलेटिक्स जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है एज अ गेम। एथलेटिक्स इज़ क्वाइट पॉपुलर अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप पढ़ लेना। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सिवरल न्यू प्रोडक्ट्स डैश इंट्रोड्यूस बाय द कंपनी लास्ट मंथ। तो यहाँ पे बताए वाज वर इज़ आर क्या हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो बताए यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका वर्क करेक्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे सिवरल न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस द कंपनी लास्ट मंथ। लास्ट मंथ से आपको पता लग गया कि ये जो है मेरा पास्ट का सेंटेंस है ना, पास्ट का है। तो यहाँ पर इज़ और आर जो है ये आपके किसके हैं, प्रेजेंट के हैं, है ना। और वाज वर आपके किसके हैं, किसके हैं भाई, ये पास्ट के हैं। वाज आपका यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, वर यूज़ होता है प्लूरल के लिए। अब आपको ये देखना है यहाँ पे सिंगुलर है वर्ब या फिर प्लूरल है। तो आपको पता है यहाँ पर जो सिवरल न्यू प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स है ना, एक प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, कई प्रोडक्ट्स की बात हो रही है ना। सिवरल नए नए प्रोडक्ट्स जो है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे प्लूरल आपका ये जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी। वर्ब यहाँ ये जो वर्ब है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको नहीं पता है वाज वर, ये सिंपल टेंस की बातें हैं, बिल्कुल सिंपल दे रखा है इन्होंने। तो आप ना टेंस वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ मैंने आपको याद कराई हुई हैं चीज़ें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ये है आपका सिनोनिम्स से रिलेटेड। सिनोनिम आपको सिमिलर बताना है, ठीक है, पर्यायवाची बताना है ना। तो यहाँ पे इक्वानिमिटी जो है इसका आपका सिनोनिम्स बताना है। इक्वल हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल हो जाएगा, लॉयल्टी हो जाएगा, स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा। तो बताएं यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपको दिख ही रहा होगा साथ में। तो यहाँ पे जो है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब समझो, इक्वानिमिटी जो है यहाँ पे जो मतलब है इसका वो एक अच्छा स्वभाव, ठीक है, मतलब कि काम स्टेट की यहाँ पे बात की गई है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इक्वल, लॉयल और स्पेंडथ्रिफ्ट, ये तो बिल्कुल ही इसके मैच ही नहीं करते। और अगर मैं बात करूँ सेल्फ कंट्रोल की, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो सेल्फ कंट्रोल है वो मैच कर रहा है इससे, है ना, सिनोनिम्स इसका है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आप अगले क्वेश्चन की बात करें, तो ये भी सिनोनिम्स ही आपको बताना है। सेलुब्रियस का आपको सिनोनिम्स बताना है। स्पाइसी है, हार्मफुल है, हेल्थी है, टेस्टी है। तो यहाँ पे बताइए करेक्ट क्या हो जाएगा। ये PYQs हैं, आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो मतलब कि जो ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स थोड़े मुश्किल हो जाते हैं याद करने, तो जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं एटलीस्ट उनको तो हम याद कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका हेल्थी हो जाएगा, क्योंकि स्पाइसी, हार्मफुल और टेस्टी ये क्या है। देखो स्पाइसी आप कहते हो ना कि मैगी बना लो, मैगी थोड़ी स्पाइसी होनी चाहिए ना, तो स्पाइसी होगी तो वो टेस्टी भी होगी, है ना। टेस्टी होगी तो वो हार्मफुल भी होगी। जब आप स्पाइसी बना रहे हो किसी चीज़ को, तो वो क्या हार्म तो करेगी ना अंदर जाके, तो स्पाइसी हार्मफुल भी होगी, टेस्टी भी होगी, लेकिन, है ना। तो यहाँ पे तो सिनोनिम बताना है सेलुब्रियस का। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम इसकी चीराफाड़ी करें शब्द की, तो यहाँ पे देखो सेलुब्रियस, ब्रश, देखो सेलुब्रियस यहाँ पे क्या मतलब निकल के आ रहा है। देखो यहाँ पे ब्रश करके, यहाँ पे सेलुब्रियस जो है यहाँ पे क्या करा है मैंने, ब्रश करा, ब्रश करने के बाद मैंने क्या किया, स्नान किया, है ना। तो क्योंकि ब्रश करने के बाद क्या होता है, मैं हेल्थी फील करूँगा ना, मेरे दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे बेटर फील करूँगा ना, मुंह से बदबू नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या सेंस किसकी दे रहा है, हेल्थी की, है ना। तो यहाँ पे हेल्थी टिक कर दो। थोड़ा सा मतलब कि वो शब्द आपको इस तरह याद कर लेने पक्के बिल्कुल जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन कहता है
ही कॉल्ड मी आफ्टर ही हैड फिनिश्ड ईटिंग, ये कंजक्शन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर देखो ये जो आफ्टर शब्द है ना, ये जो आफ्टर है ये बताना है, ये आपका कंजक्शन है, ये आपका एडवर्ब है, ये आपकी प्रपोजिशन है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो बता दीजिए यहाँ पे करेक्ट क्या होगा। तो देखो ही कॉल्ड मी आफ्टर ही हैड फिनिश ईटिंग जो है, ही कॉल्ड मी मतलब कि ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, ही हैड फिनिश्ड ईटिंग, उसने अपना भोजन फिनिश कर लिया। यहाँ पे हैड क्या है आपका फ्यूचर, मतलब कि सॉरी फ्यूचर नहीं, परफेक्ट की सेंस दे रहा कि आपका काम पूरा हो चुका, आपने फिनिश कर लिया खाना पीना जो भी आप कर रहे थे। तो यहाँ पे दो अलग अलग आपके सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, और वो जुड़े किससे हुए, आफ्टर से जुड़े हुए हैं ना। तो यहाँ पे जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन करता है, और कंजक्शन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं ना। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ही कॉल्ड मी आफ्टर ही हैड फिनिश्ड ईटिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका दोनों सिंपल सेंटेंसेस हैं और जुड़े हुए हैं कंजक्शन से, आफ्टर जो है इसलिए आफ्टर एक कंजक्शन होता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, बोथ द सिस्टर्स आर म्यूजिशियन, बोथ द सिस्टर आर म्यूजिशियन, ये प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है। प्रोनाउन आपका वही नाउन को जो क्वालिफाई करता है, मतलब कि संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं, ओहो जो रिपीटेटेड, जो रिपीटेशन को रोकने के लिए संज्ञा की नाउन की उसके लिए यूज़ होते हैं प्रोनाउन। एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई करता है, और एडजेक्टिव आपका विशेषण होता है जो विशेषता बताता है। तो यहाँ बता दीजिए बोथ द सिस्टर म्यूजिशियंस क्या है, ये विशेषता बता रहे हैं, या वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, या खुद वर्ब है, या फिर आपका प्रोनाउन है। तो भाई मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जो बोथ है ना, यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, और जो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है वो प्रोनाउन ही होता है ना। प्रोनाउन हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले एज सब्जेक्ट की जगह पर इन्होंने बोथ दे दिया, तो बोथ हमारा सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता किसी भी कीमत पर। तो यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यही थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा संभावना है ऐसे क्वेश्चन छपने की, और इस तरह के क्वेश्चन छपने की। तो अब अगली वीडियो में हम पैसेज सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हिंदी का अपठित गद्यांश और इंग्लिश के आपके अनसन पैसेज रहने वाले हैं। क्योंकि स्पेशल मेंशन कर रखा है सिलेबस में, तो मेरे हिसाब से 5 क्वेश्चन आपके अपठित गद्यांश हिंदी से और 5 ही क्वेश्चन आपके इंग्लिश के अनसन पैसेज से उठ के आ सकते हैं ना। तो हमें उन पे भी फोकस करना है, उनको कैसे टैकल करना है, ऐसे क्वेश्चंस को निकालना कैसे है। जब तक हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे पैराग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं हैं। ये सोच के नहीं चलना कि ये तो बहुत ईजी है, हो जाएंगे, बिल्कुल भी सोच के मत चलना है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगते हैं। वहाँ पे टाइम भी आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो हम इन क्वेश्चंस की जो आपके हिंदी और इंग्लिश के अपठित गद्यांश उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके अलावा भी आपके कुछ सजेशंस हैं क्लास को लेकर, कमेंट क्लास है, पीडीएफ है, या फिर कोई भी कंटेंट, कुछ भी आपके सजेशंस हैं, या फिर आप कुछ कहना चाहते हो तो बेझिझक होकर कह सकते हो। क्लास अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है ना, तो वो भी आप बता सकते हो। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।